65 वर्षीय वेद प्रकाश जी अपनी बहू के अत्याचार से परेशान थे। वेद प्रकाश जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। छोटा बेटा अपने जॉब के सिलसिले में अमेरिका में रहता है और बेटी की शादी कर दी और वह भी ससुराल में रहती है। अब वह अपने बड़े बेटे और बहू के पास रहते हैं। बहू को इसी बात से चिढ़ थी कि देवर अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर विदेश में जाकर बस गया है और वह बूढ़े ससुर का खर्चा और देखभाल उठाती रहे। आज बेचारे वेद प्रकाश जी 4 दिन से कमरे में भूखे बंद थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो बहू के पीछे पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, बहू अब तो खाना दे दे बेटा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहू बासी खाना ही दे दे, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा है। कहते कहते वेद प्रकाश जी फपक फपक कर रोने लगे। इतने में उनकी बहू सोनिया आंखें दिखाकर बोली, बुढ़े चुपचाप यहीं बैठे रहो वरना खाना भी नहीं दूंगी। वेद प्रकाश जी एक छोटे बच्चों की तरह वही ज़मीन पर बैठ गए। तभी सोनिया भड़कती हुई बाहर आई। एक टूटी थाली में 2 रोटी और चटनी उनके सामने देकर कहती है, ले बुढ़े ठूंस ले, 65 साल के हो गए हो पर अभी भी भूख इतनी लगती है, लगता है स्वर्ग सिधारने तक मुझे कंगाल ही कर दोगे। सोनिया ने कहा। खाने को जब सोनिया ला रही थी, वेद प्रकाश जी उसके पीछे पीछे ऐसे जा रहे थे मानो वह कब से भूखे हों। सोनिया के द्वारा दी गई रोटी और चटनी वह इतने चाव से खा रहे थे, शायद उस रोटी और चटनी से ज़्यादा उनकी भूख पुरानी थी। वेद प्रकाश जी को ऐसे खाता देख सोनिया जल भुन जाती है और वह वेद प्रकाश जी की थाली की रोटी ज़मीन पर डाल देती है। वेद प्रकाश जी थोड़ी देर उसे देखा और फिर ज़मीन से ही खाने लग जाते हैं। इतने में सोनिया की कुछ सहेलियां भी वहां आ जाती हैं और वेद प्रकाश जी को ऐसे खाते देख खिलखिलाकर हंसते हुए उनका मजाक बनाने लगती हैं। वेद प्रकाश जी इतने दिनों से भूखे, उन पर किसी के हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उन्हें अपमान महसूस हुआ। अब भूख के आगे इंसान इतना लाचार हो जाता है कि उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। सोनिया की एक सहेली बोली, अरे वाह सोनिया, तूने अब भिखारी को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया, तू यह नेक काम कब से करने लगी। सोनिया मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं यार, ये मेरे ससुर हैं, गांव के गवार हैं, तभी तो ऐसे जानवरों की तरह खा रहे हैं। वेद प्रकाश जी जमीन पर पड़े खाने को बड़े प्यार से खाए जा रहे थे। वह बासी रोटी और चटनी भी उन्हें किसी पकवान से कम नहीं लग रहा था। उन्हें देखकर किसी भी दयालु इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया की सहेलियां उन पर बेशर्मों की तरह हंस रही थी। बहू थोड़ा सा और दे दे बेटा, वेद प्रकाश जी ने गुहार लगाते हुए अपनी बहू से बोले। लेकिन वह अपनी सहेलियों की बातों में इतनी मस्त थी कि वेद प्रकाश जी की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी कि तभी उसकी एक सहेली ने मेज़ पर रखे पकोड़े ले जाकर वेद प्रकाश जी की तरफ बढ़ाती है। उस पकोड़े को देखकर वेद प्रकाश जी की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पकोड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह कभी उस पकोड़े को वेद प्रकाश जी के आगे करती तो कभी पीछे खींच लेती और सारी सहेलियां, जो कि अमीर घराने की 1 नंबर की बदतमीज औरतें थीं, वेद प्रकाश जी की दशा पर ठहाका मार कर हंस देती। यह सब देखकर वेद प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए तो वह एक टुकड़े को ज़मीन पर फेंकते हुए बोली, ले बुढ़िया खा ले। सोनिया भी वही कुर्सी पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ अपने ससुर जी का तमाशा बनते हुए देख रही थी। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक से हंसी ठिठोली की आवाज़ के बीच में सन्नाटा पसर गया। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की?
तभी एक और तमाचा सोनिया की सहेली के गाल पर पड़ा तो वह सीधा वेद प्रकाश जी के पैरों में जाकर गिर पड़ी। सोनिया और उसकी सारी सहेलियां आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी कि तभी सोनिया डरते हुए उसके पास जाकर बोली, देवर जी, ये क्या बदतमीजी है घर के मेहमानों से बर्ताव करने की। तभी एक जोरदार तमाचा सोनिया के गाल पर भी पड़ा। शर्म नहीं आती भाभी आपको एक बूढ़े इंसान के साथ ऐसा करवाते हुए? रोहन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम लोगों ने अभी इसी वक्त मेरे पापा से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम लोगों का वह हाल करूँगा कि तुम दोबारा किसी बूढ़े इंसान का मजाक बनाने से पहले 1000 बार सोचोगी, समझी तुम सब। रोहन को गुस्से में दहकता हुआ देख सोनिया की सारी सहेलियों ने वेद प्रकाश जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और एक एक करके वहाँ से चली गईं। रोहन एक बहुत दयालु इंसान है जो ऐसे ही सबकी मदद के लिए तैयार रहता है और एक वृद्धा आश्रम भी खोल रखा है जिस कारण उसकी पहुंच भी काफ़ी दूर तक है। इसी कारण सोनिया रोहन की तेज़ आवाज़ से भी कांप उठती है और भाभी आप, अरे माना कि ये आपके पिता नहीं हैं तो क्या दूसरे के माँ बाप का मान सम्मान नहीं कर सकती? मान सम्मान करना क्या आप भूल गई हैं? मेरे पिताजी ने हम लोगों को कितने मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया, तीनों भाई और बहनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं और भैया को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेद प्रकाश जी एक सीधे और सरल व्यक्ति थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके भविष्य को संवारने में गुजार दिया। वह एक कपड़े की दुकान चलाते थे, उसी से अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे किया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़रूरतें बढ़ने लगी थी तो उन्होंने रात को भी काम करते थे और बेचारे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करने में दिन देखते न रात, ना खाने की सुध न पहनने की। तीनों बच्चे शादी योग्य हुए तो उन्होंने एक एक करके सबकी शादी कर दी। छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका चला गया, बेटी ससुराल, लेकिन बड़ा बेटा यहीं अपने पिता के साथ पत्नी और बच्चों के साथ ही रह रहे हैं। अब वेद प्रकाश जी की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। बेटा भी कोई मतलब नहीं रखता था और एक दिन अचानक सोनिया की सास की मौत हो गई। तब से सोनिया ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे ने पिता की दुकान हड़प ली और उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसाने लगा। एक शाम को वेद प्रकाश जी अपने बेड पर बैठे थे कि तभी उनकी पोती मोनी एक प्लेट में नूडल्स खाती और मोबाइल चलाती हुई आती है। अपने दादा जी के पास बैठकर उनसे खाने को पूछती है। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया वेद प्रकाश जी को ऐसा नाश्ता करते हुए, शायद उन्हें खुद को ही याद नहीं। नूडल्स देखकर उनके मुंह में पानी तो आया पर वह एक चम्मच नूडल्स खाने से डर रहे थे। उनकी पोती बार बार कह रही थी, लो ना दादाजी एक चम्मच तो ले लो, पर वेद प्रकाश जी मना किए जा रहे थे तो इस पर उनकी पोती मोनी उनके मुंह में ज़बरदस्ती एक चम्मच मुंह में खिला देती है। वह नूडल के मुंह में जाते ही एक आनंद भरा सुकून मिलता है। वो आंखें बंद कर नूडल्स का स्वाद ले रहे थे कि तभी किसी ने उनके पैर पर गरम गरम चिमटा मार दिया। जब वेद प्रकाश जी ने आंखें खोली तो सोनिया लोहे का चिमटा लिए खड़ी थी और पास से मोनी भी डर के मारे जा चुकी थी। सोनिया वेद प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उन्हें जमीन पर गिराते हुए बोली, बुढ़े हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी से नूडल्स छीन कर खाने की? बीमार पड़ गई तो उसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? वेद प्रकाश जी रोते हुए बोले, बेटा
मैंने नहीं छीना, वह तो मोनी ने खुद ही मेरे मुंह में डाल दिया। मुझे मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगा, बस एक चम्मच ही खाया था, मत मारो। वेद प्रकाश जी रोते हुए कहे जा रहे थे। सोनिया उन्हें मारती जा रही थी और बोली, बुढ़े, एक तो कब से मेरी छाती पर मूंग दलते हो, ऊपर से मेरे बनाए नियम भी तोड़ रहे हो। आज जो तेरे बदन को न तोड़ा तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। सोनिया बोली और इसी तरह बहुत देर तक वह वेद प्रकाश जी को बहुत पीटती रही। पीट पीट कर जब सोनिया का गुस्सा शांत होता है तब वह कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। बुढ़े अब भुगत नूडल्स के स्वाद को। सोनिया की मार से वेद प्रकाश जी बहुत देर तक वहीं जमीन पर बेसुध पड़े रहे। करीब 1 घंटे बाद मोनी डरते डरते आई और अपने दादा जी को पानी पिलाया, तब जाकर उन्हें होश आया। लेकिन उसे भी सोनिया ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादा के पास देख ले तो उसे भी वो कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहाँ से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वेद प्रकाश जी लड़खड़ाते हुए उठे और अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। वह पूरे दिन अपने कमरे में ऐसे ही पड़े रहे। कमरे से बाहर निकलने की उन्हें ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। वह अपने कमरे में लगी बीबी की तस्वीर के साथ बातें करते थे। उनका बेटा जो कि बाजार में अपने पापा की कपड़े की दुकान को चलाता था, ना जाने कितनी बार बाप के पास से निकलता था, पर कभी अपने पिता जी से उनका हालचाल नहीं पूछता था। वहीं सोनिया वेद प्रकाश जी की देखभाल तभी करती थी जब उसका देवर आता या ननद वहाँ आती थी। उनके सामने वह वेद प्रकाश जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी। जब दोनों अपने घर वापस चले जाते थे तो सारी सेवा सूद समेत वसूल करती थी। हाँ, वेद प्रकाश जी ने कई बार चाहा अपने बेटे और बेटी को सोनिया और आकाश की असलियत बता दे, पर फिर यह सोच कर डर जाते कि कहीं ऐसा करने से सोनिया उसे इस घर से ही ना निकाल दे। फिर वह अपनी बेटी के ऊपर बोझ ही बन जाएंगे, क्योंकि छोटा बेटा तो विदेश में रहता था। उन्हें विदेश नहीं भाता था, वह तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर निर्भर है। एक दिन सुबह वेद प्रकाश जी को खबर मिलती है कि उनका छोटा बेटा रोहन आने वाला है। वेद प्रकाश जी बड़े खुश हो जाते हैं। चलो, आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि रोहन 1 साल पहले आया था अपनी पत्नी सीमा के साथ। जहां रोहन के आने का सुनकर वेद प्रकाश जी बड़े खुश थे, वहीं सोनिया गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धाम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाते हैं। अब उनके साथ इस बुढ़े की भी सेवा करो। मेरा बस चलता तो इस बुढ़े को जहर ही दे दूं। ना काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। रोहन के आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही आ गया और उसकी खबर उसने पहले से अपने भैया भाभी को नहीं दिया, क्योंकि वह जल्दी जाकर सबको चौंकाना चाहता था। लेकिन रोहन ने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा उसकी भाभी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसके पिताजी की बेइज्जती कर रही हैं। यह रोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोनिया की सहेली के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अचानक अपने गाल पर पड़े थप्पड़ की आवाज़ से हंसी ठिठोली की आवाज़ के बीच में सन्नाटा पसर गया। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? एक और तमाचा सोनिया की सहेली के गाल पर पड़ा तो वह सीधा
वेद प्रकाश जी के पैरों में जाकर गिर पड़ी। सोनिया और उसकी सारी सहेलियां आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी कि तभी सोनिया डरते हुए उसके पास जाकर बोली, देवर जी, ये क्या बदतमीजी है घर के मेहमानों से बर्ताव करने की। तभी एक जोरदार तमाचा सोनिया के गाल पर भी पड़ा। शर्म नहीं आती भाभी आपको एक बूढ़े इंसान के साथ ऐसा करवाते हुए? रोहन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम लोगों ने अभी इसी वक्त मेरे पापा से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम लोगों का वह हाल करूँगा कि तुम दोबारा किसी बूढ़े इंसान का मजाक बनाने से पहले 1000 बार सोचोगी, समझी तुम सब। रोहन को गुस्से में दहकता हुआ देख सोनिया की सारी सहेलियों ने वेद प्रकाश जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और एक एक करके वहाँ से चली गईं। रोहन ने अपने आने की खबर अपनी बहन को भी देती थी। उसे कुछ समय बाद ही उसकी बहन भी आ गई थी। उसकी बहन ने कहा कि एक दिन जब मैं पिताजी के पास फ़ोन किया था तो भाभी पिताजी को नूडल खाने पर उन्हें चिमटा गरम करके जला दिया था और उन्हें बहुत मारा था। यह बात मुझे जब पता चली जब मोनी गेम खेलते खेलते उसका हाथ किसी तरह मेरे मोबाइल नंबर पर लग गया और कॉल लग गई और मैं इस कॉल को उठा लिया। तब मैंने यह सब सुना और मैंने झट से उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। यह कॉल रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में भी है और आज जो कुछ भी हुआ है वह तो तुमने खुद ही रिकॉर्ड कर लिया है। अब तो पुख्ता सबूत हैं। वेद प्रकाश जी यह सब सुनकर भाव विभोर हो गए और अपने छोटे बेटा और बेटी को ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे कि उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उनके छोटे बेटा और बेटी सब कुछ जान चुके थे। अब उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। उनकी बेटी कहती है कि पिताजी अब आपके रोने के दिन ख़त्म, अब तो भैया और भाभी के रोने के दिन शुरू होने वाले हैं। अगर किसी ने भी आपको गलती से छुआ भी तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे हम। वेद प्रकाश जी बोले, जानती है बेटा, जब यह मारती है ना तो 2 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाता, कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती थी। यह कहकर वेद प्रकाश जी अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं और अपने हकलाती आवाज़ में कहते हैं, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारता था, अगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल रोता था और आज अपने बूढ़े लाचार बाप को पीट पीट कर इतने निशान दिए हैं कि मैं दर्द से पूरी रात कराहता हूँ। वेद प्रकाश जी बताते हैं कि बहू मुझे ढंग से खाना भी नहीं देती थी, ज़्यादातर मुझे बासी खाना देती थी। कभी कभी मुझे भूखे रख कर कमरे में 4-4 दिन तक रखती थी। मुझसे भूख के कारण खड़े होते नहीं बनता था, फिर भी ये लोग मुझसे घर के काम करवाते थे, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिता के शरीर पर इतनी मार के निशान देखकर दोनों बेटे और बेटी की आंखें भर आई। पापा, आपने एक बार भी हमें नहीं बताया क्यों इनके अत्याचार सहते रहे? वेद प्रकाश जी ने कहा, डर लगता था बेटा इसके मार से, और इसे तो फिर भी सह लेती थी। आकाश जब मारता था ना तो मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज़ भी आती थी, पर अब सोच इतना सहकर भी आज जिंदा हूँ। पता नहीं यह मेरे किस जन्म के पाप हैं, उसे मैं अभी भोग रहा हूँ, वरना एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मरा। वेद प्रकाश जी कहते हुए रोए जा रहे थे। पापा, आपकी हर एक चोट का हिसाब होगा, इन्हें तो अब सज़ा हम
दिलवाएंगे कि हर कोई बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा करने के बारे में 1000 बार सोचेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनिया ने सकपकाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे, क्योंकि वकील को फ़ोन वेद प्रकाश जी ने ही किया था। वह अपने बड़े बेटे और बहू को अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते थे। वकील साहब सारे कागजात बनवा कर ले आए थे। वेद प्रकाश जी ने उन कागजात पर साइन करके अपनी वसीयत बनवाई कि मेरी ज़मीन जायदाद घर मेरे छोटे बेटे और मेरी बेटी को मिले और उसमें से कुछ हिस्सा मेरे बड़े बेटे के बेटी और बेटे को मिले, क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इतने में ही पुलिस आ गई। सामने पुलिस को देखकर उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह लो पिताजी, पुलिस भी आ गई, ले जाइए इन हैवानों को और हम इनके खिलाफ सबूत आपको देते हैं, रोहन ने तैस में आकर कहा। रोहन और वेद प्रकाश जी की बेटी ने अपने भाई भाभी को 2-2 साल की सज़ा दिलवाई। रोहन की बहन बोली, पापा अब आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, पर इस उम्र में अकेले आप कैसे रहेंगे? आप मेरे साथ चलिए, वहाँ आप मेरे साथ रहना, रोहन की बहन ने कहा। तो रोहन कहता है कि नहीं दीदी, पिताजी तो मेरे साथ अमेरिका में ही जाकर रहेंगे। तो इस पर वेद प्रकाश जी कहते हैं, नहीं बेटा, जब यह बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार सह सकती हैं तो अकेले भी रह सकता हूँ। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दो। अब से मैं अपने कमरे में पूरे घर में रहूँगा, जो मन करेगा खाऊँगा। वेद प्रकाश जी एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। इसे देखकर रोहन और उसकी बेटी के आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने अपने पिता के लिए एक नौकर रख दिया ताकि वह 24 घंटे पिताजी के साथ रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा न हो। यहाँ तक कि हफ्ते में 2 बार बेटी उनसे मिलकर जाती। सोनिया और आकाश जेल से छूटकर दोबारा पिताजी से माफ़ी मांगने पहुँचे तो वेद प्रकाश जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, यह कहकर कि आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। दोनों वहाँ से सर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहे। उधर वेद प्रकाश जी अपने घर में अब आराम से रह रहे थे। अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा बेटा भी अब जल्दी जल्दी आकर अपने पिता की देखभाल की जानकारी लेने आता रहता था और उसकी बहन तो आए दिन आती ही रहती थी। कुछ महीनों बाद रोहन भी अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़कर इंडिया में ही आकर बस गया और यहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा, जिसके चलते अब वेद प्रकाश जी की देखभाल और अच्छे से होने लगी। सीमा अपने ससुर का बहुत मन से ख्याल रखती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। वेद प्रकाश जी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और उनका पोता यानी कि रोहन का बेटा उनके साथ खेला करता था और अपने स्कूल की हर बातें अपने दादा जी को बताया करता था। उसकी बातें सुनकर वेद प्रकाश जी भाव विभोर हो जाते थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।